अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्लैशेस को लेकर, जो कि दोबारा से इरप्ट हुए हैं तूरखम के एरिया में, और पाकिस्तानी और अफ़गान साइड पर कैजुअलिटीज़ वगैरह की इतलात भी हैं। ये क्लैशेस दोबारा से शुरू क्यों हुए हैं और तूरखम बॉर्डर का असल में इशू क्या है, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ रखाइन के एरिया में म्यांमार एयरफोर्स ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें उन्होंने GF-17 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि वहाँ असल में हुआ क्या है और क्यों म्यांमार को अपनी एयर पावर यूज़ करनी पड़ी है। तो दोस्तों, दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इशू पर आ रहे हैं, तो पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं। ये बॉर्डर क्लैशेस इस वजह से शुरू हुए बिकॉज अफगान तालिबान ने जीरो लाइन के करीब एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनाने का फैसला किया, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के तहत खिलाफ वर्जी होती है। अब उसको जब पाकिस्तान इंटरसेप्ट करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, तो ये फरवरी 20 से पहले की बात है, 19 से 20 फरवरी के दरमियान, तब ये फायरिंग का तबादला शुरू होता है। पाकिस्तानी साइड से अफगान चौकियों को निशाना बनाया जाता है, अफगान तालिबान की तरफ से भी मोर्टर शेल्स फायर किए जाते हैं। 21 फरवरी से लेकर अब तक जो तूरखम बॉर्डर है वो बंद हो चुका है, और तूरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का एक बहुत ही ज़्यादा अहम जुज़ है। 2010 की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड होती रही है इस ट्रेड रूट के थ्रू, और 2023 से 24 के स्टैट्स की बात की जाए तो बायलैटरल ट्रेड तूरखम बॉर्डर के थ्रू वो $2.9 बिलियन के अराउंड है। और ये अलहदा एक फैक्ट है कि इसमें 59% की कमी आई है इन्हीं क्लैशेस की वजह से। 2025 में भी ज़्यादातर जो टाइम है उसमें तूरखम बॉर्डर बंद ही रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी और अफगानिस्तान की साइड पर जो लोकल्स हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब एक तरफ ये मामलात हैं, जबकि दूसरी तरफ जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने इस बारे में आगाह किया है कि 2 से 3 मार्च के दरमियान अफगान साइड से ये दोबारा से फायरिंग शुरू होती है, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डेलीगेशन की मुलाकात हुई थी, जिसमें तूरखम बॉर्डर को दोबारा से खोलने की बात की गई थी। लेकिन अफगान तालिबान इस चीज़ को नहीं मान रहे कि वो जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जीरो लाइन के करीब, उसको बनाने से वो बाज आ जाएंगे, बिकॉज ये इंटरनेशनल कानून इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो जीरो लाइन होती है उसके बहुत ज़्यादा करीब दोनों फ्री कैन में से कोई भी मुल्क अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या बॉर्डर पोस्ट नहीं बना सकता। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर क्लैशेस भी देखेंगे, चपैन नवाबगंज के एरिया में और इसी तरह के दूसरे बांग्लादेशी बॉर्डर रीजन्स में, वहाँ भी बांग्लादेश और इंडिया के क्लैशेस इस वजह से शुरू हुए थे क्योंकि इंडिया ने जीरो लाइन के बहुत ज़्यादा करीब अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू किया था। सो ये चीज़ तो क्लियर होती है कि अफगान तालिबान अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहे। अब अगर पाकिस्तान जब इन्हें रोक रहा है, और इसी दौरान इनफिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स भी हुई, यानी कि TTP ने अफगान बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। इस दौरान TTP के इन टेररिस्ट को काफी नुकसान भी पहुंचा, कई ये टेररिस्ट मारे भी गए। एक तरफ अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज हो रही है, जबकि दूसरी तरफ अफगान तालिबान पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बना रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अब इसको लेकर ये एक असल झगड़ा है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये रमज़ान का महीना है और इसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये क्लैशेस चल रहे हैं, और ये मामला अभी तक हल नहीं हो रहा, और ना ही अफगान तालिबान इस मामले की संगीन नौइयत को समझ रहे हैं। अब ये जो रिसेंट 2 से 3 मार्च के दरमियान क्लैशेस हुए हैं, इसमें अफगान साइड से जो फायरिंग की गई है उसमें पाकिस्तानी सिविलियन घर को निशाना बनाया गया है, जिसकी फुटेजेस आप यहाँ देख सकते हैं। एक पाकिस्तानी सिविलियन शदीद जख्मी हुआ है और माइनर इंजरीज भी आई हैं। 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स के जख्मी होने की इतलात भी हैं। एक अफगान तालिबान के मिनिस्टर के अकॉर्डिंग एक अफगान सोल्जर इस पूरी कार्रवाई में अपनी जान गंवा बैठा है और मल्टीपल जख्मी हुए हैं, और पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की जंगल और खोड़ पोस्ट को निशाना बनाया है, जिसमें अगेन कैजुअलिटीज वगैरह की इतलात हैं, लेकिन हम अभी तक वही आपसे शेयर करेंगे जो ऑफिशियल सतह पर मौजूद है। आर्टिलरी और मोर्टर शेल्स का इस्तेमाल दोनों साइड से जारी है। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो 3 मार्च को ये खबर निकलकर सामने आती है कि रखाइन के एरिया में, रखाइन बुनियादी तौर पर म्यांमार की एक रियासत है, एक सूबा आप समझ लें, और इसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मिलता है। यहाँ म्यांमार की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल नेवल इंस्टॉलेशंस मौजूद है, नेवल बेसिस भी मौजूद है। इनमें से म्यांमार की एक नेवल बेस पर अराकान आर्मी का अटैक होता है। अराकान आर्मी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रखाइन में सेपरेटिस्ट मूवमेंट के तौर पर काम करती
करती है और इनके इस अटैक में इस नेवल बेस को नुकसान पहुंचता है। लेकिन उसके बाद म्यांमार एयरफोर्स एयर स्ट्राइक्स वगैरह कंडक्ट करती है रखाइन में मुख्तलिफ जो अराकान आर्मी के कैंप्स थे उन पर, जिसमें मल्टीपल कैजुअलिटीज होती हैं। इन एयर स्ट्राइक्स में म्यांमार ने अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, ये बात कंफर्म नहीं है, बट बहुत से ओसेंट अकाउंट्स के मुताबिक GF-17 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया है। अब एक तरफ तो म्यांमार में ये प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है जहां अराकान आर्मी और म्यांमार की मिलिट्री के दरमियान ये क्लैशेस बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें दोनों साइड पर कैजुअलिटीज भी हो रही हैं और काफी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन है। इंटेंस सिचुएशन का अंदाजा आप इससे लगा लें कि म्यांमार को अपनी एयर पावर को अनलीश करना पड़ा है। लेकिन यहाँ इससे पहले भी अगर आपने iridway.com और इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स को पढ़ा होगा एंड देन उसके बाद इंडियन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको भी देखा होगा, तो बारहा ये नैरेटिव चलाया जाता रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ने जो GF-17 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए हैं म्यांमार को, वो ग्राउंडेड है। तो मेरे ख्याल से अब उसका एक बेहतर आंसर मिल चुका होगा उन्हें कि ये ग्राउंडेड हैं या नहीं। और इससे पहले भी हम मल्टीपल टाइम्स इसको फैक्ट चेक कर चुके हैं कि ये जो नैरेटिव फैलाया जाता है उसका ओरिजिन क्या है और इसके पीछे मकासद क्या होते हैं और ये किस तरह एक सेंसलेस किस्म का नैरेटिव है, क्योंकि नाइजीरिया यूज कर रहा है, अजरबैजान अगर खरीद रहा है, पाकिस्तान 150 से ज्यादा ऐसे एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है, वो आज तक ग्राउंड नहीं हुए लेकिन म्यांमार के ग्राउंडेड हो गए। और एक और अहम चीज कि जिस बेसिक वेबसाइट का यहाँ नाम लिया जाता है iridway.com का, तो iridway.com के मालिक को या उसका जो ओनर है इस वेबसाइट का, उसे 2021 के बाद म्यांमार से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि म्यांमार में एक फौजी गवर्नमेंट आ गई थी जिसकी वजह से वो एंटी म्यांमार लिखता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने GF-17 के खिलाफ भी लिखा क्योंकि वो म्यांमार ने चाइना और पाकिस्तान से खरीदे थे। एंड देन उस पूरे नैरेटिव को इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा फैलाया गया। लेकिन इस पूरे मामले के एंगल को कवर करने के बाद अगर अराकान आर्मी भी वापस आया जाए, तो अराकान आर्मी 2009 में स्टैब्लिश हुई थी और इसने वहां इतनी मारघाट मचाई थी कि 60,000 से ज्यादा रोहिंग्यन मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स के तौर पर बांग्लादेश में दाखिल हुए थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे और प्रॉपर टेंशंस वगैरह चलती रही थी। रिसेंटली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी बॉर्डर वगैरह पर भी कार्रवाइयां की, जिस पर बांग्लादेशी मिलिट्री भी इन एरियाज में बहुत ज्यादा अलर्ट पर रहती है। लेकिन अब इन एयर स्ट्राइक्स के बाद क्या मजीद सिचुएशन बनती है और म्यांमार की मिलिट्री क्या अब हिकमत अमली अपनाती है अराकान आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई होते से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।